हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। चलिए तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं ना। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ 2GP। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ 2GP जैसे क्या था कि एपी में हमने देखा था ना कि दो एपी को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे जो रिजल्टेड सीक्वेंस बनता है वो क्या होता है, वो वहाँ पे एपी होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है कि अगर हमने दो जीपी मान लिया, A1 मान लिया कि एक जीपी है A1 A2 A3 ऐसे कर करके AN, ये मान लिया जीपी है जिसका कॉमन रेशियो क्या है, R1 है। कॉमन रेशियो R1 है, ये एक जीपी है। और दूसरा जीपी मान लिया V1 है, B2 है, B3 है, ठीक है, ऐसे कर करके Bn तक ये हमने मान लिया दूसरा जीपी है जिसका कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो R2 है। तो अगर क्रॉसपॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई कर दें, मान लिया मल्टीप्लाई कर दिया A1 B1 A2 B2 A3 B3 इस तरीके से AN BN, तो ये भी क्या होगा, ये भी जो होगा किस में होगा, जीपी में ही होगा, लेकिन इसका कॉमन रेशियो अलग हो जाएगा और वो कॉमन रेशियो क्या होगा, R1 R2 हो जाएगा। आप देख लेना, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, A2 कॉमन रेशियो जो आएगा क्या आएगा, A2 अपॉन A1 इंटू B2 अपॉन B1। तो A2 अपॉन A1 R1 और B2 अपॉन B1 क्या हो गया, R2। तो R1 इंटू R2। वैसे ही अगर मान लिया डिवाइड कर दिया हमने A1 अपॉन A2 इस तरीके से, कॉमा B1 अपॉन B2 इस तरीके से अगर डिवाइड करके एक सीक्वेंस बनाया गया तो ये भी सीक्वेंस किस में होगा, ये भी सीक्वेंस जीपी में ही होगा, ये भी सीक्वेंस क्या होगा, जीपी में ही होगा। और इसका जो कॉमन रेशियो होगा वो क्या होगा, R1 अपॉन R2 होगा। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ था जो हमने बता दिया कि अगर दो जीपी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो रिजल्टेड सीक्वेंस भी जो होता है वो जीपी में ही होता है। लेकिन यहाँ पे यह है कि अगर दो जीपी को ऐड कर दिया, मान लिया हमने दो जीपी को ऐड कर दिया, अगर दो जीपी को ऐड करते हैं या दो जीपी को सब्ट्रैक्ट करते हैं करस्पॉन्डिंग टर्म को, तो क्या लगता है आप लोग को, ये जीपी में होगा क्या, ऐसा लगता है कि जीपी में होगा ये। अगर हमने दो जीपी के करस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या ये जीपी में बना रहेगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो जीपी में बना रहे। हो सकता है कभी बना रहे कभी ना बना रहे, इसलिए उस पर हम लोग कमेंट नहीं करेंगे। बाकी ये प्रॉपर्टी होता है इसका, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आ गया। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसा है कि फाइंड 3 numbers in GP whose sum is 52 and the sum of whose products in pair is 6 to 4। देखो अब यहां पे क्या है, यहां पे बोल रखा है, देखिए 3 नंबर सेलेक्ट करना है। तो जब भी जीपी में 3 नंबर सेलेक्ट करने की बात आए तो हमेशा सिलेक्शन ऑफ टर्म्स को ध्यान में रखना है। 3 नंबर जब भी सिलेक्ट करना हो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स को ध्यान में रखिए। और क्या लिखना है हमें वहां पे, टर्म कैसे सेलेक्ट करना है, AR और A/R, समझे। ये 3 टर्म इसी तरीके से सेलेक्ट करने हैं क्योंकि सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में हमने ये चीज़ बता रखा है। अब सबसे पहला जो यहाँ पे कंडीशन दे रखा है, हुज सम इज कितना है 52। तो एक इक्वेशन बनाते हैं, A/R प्लस A प्लस AR, और ये कितना है 52। बहुत सिंपल है। और ये क्या हो गया, इससे एक इक्वेशन भी बन गया। अब दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है, देखना ध्यान से पढ़ना, सम ऑफ हुज प्रोडक्ट्स इन पेयर। अगला जो है वो क्या बोल रहा है कि इसको पेयर वाइज प्रोडक्ट, ये क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है और उसको ऐड करना है। तो उसका समेशन 6 to 4 है। तो पेयर वाइज ऐड करते हैं ना, पेयर वाइज क्या हो जाएगा, देखो एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, A²/R क्या आएगा, A²/R प्लस इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको और इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा A², और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे A² इंटू R, यही बनेगा। 3 प्रोडक्ट, ये 3 प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, क्योंकि 3 पॉसिबिलिटी है, 3 में से कोई भी 2 चीज़ सेलेक्ट करने की 3 पॉसिबिलिटी है ना। तो वैसे ही 3 पॉसिबिलिटी बना, सबको ऐड किया, 624 आ गया। अब अगर अच्छे से इसको देख रहे होगे, ये दूसरा हो गया, डिवाइड कर देते हैं ना, इसको क्या करते हैं, 2 को हम लोग एक काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं किससे, 1 से। 2 को देखो अच्छे से लिख देता हूं थोड़ा सा, A² कॉमन लेके, ये ऐसा आ जाएगा,
ये इस तरीके का आ जाएगा। हमने कॉमन ले लिया ए स्क्वायर, तो क्या आ गया 1/r प्लस 1 प्लस r आ गया, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग इसको लिख दें, इसको लिखें, क्या आ जाएगा, a कॉमन ले लिया 1/r प्लस 1 प्लस r, दैट इज इक्वल टू 624 डिवाइडेड बाई 52, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, अच्छा ये भी कैंसिल करेंगे तो ये 12 टाइम्स कट जाएगा, 12 टाइम्स ये कट जाएगा, और यहाँ से एक a कैंसिल हो गया, यानी सीधा सीधा वैल्यू आ गया हमारे पास a इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 वैल्यू आ गया। हमें चाहिए क्या था, 3 नंबर्स फाइंड करने हैं, तो बहुत आसान है। अगर एक वैल्यू आ गया, एक वैल्यू 12 आ गया, तो अब तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, किसी एक में पुट कर देते हैं। चलो मान लिया अगर इसमें हमने रख दिया तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 12 रखा, ये हो जाएगा 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 52, ठीक है। सॉल्व करते हैं, आर स्क्वायर प्लस r प्लस 1 डिवाइडेड बाई r, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा 13 और ये 3, ये चीज़ आ गया, है ना, ये चीज़ आ गया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, a इक्वल टू 12 है, a इक्वल टू 12 लिख दिया, यहाँ पे कैलकुलेशन है बस, इसको कर लेते हैं 3r स्क्वायर, ठीक है, ये 3r 13r माइनस कितना हो गया 10r हो गया, और क्या होगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से आ जाएगा 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस r प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। 3r कॉमन ले लिया, r माइनस 3 माइनस r माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से फैक्टर वगैरह कर लेंगे, r इक्वल टू 3 और r इक्वल टू 1/3, तो दो वैल्यू आ गई r की दो वैल्यू आ गई, कौन कौन सी, r इक्वल टू 3 एंड r इक्वल टू 1/3। तो अगर r पता है तो वैल्यू निकल जाएगा, देखो ना पहला क्या है, पहला 12 है, 12/r, मान लिया 3 लेके चल रहे हैं, 3 लेके चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 12/3 दैट इज 4, a 12 है, ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। वैसे ही अगर क्या 1/3 लेंगे तो 36 12 4 आ जाएगा, ये यही वाला नंबर क्या होगा जस्ट रिवर्स में आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया 4 12 36, 4 12 36 आप ऐड करके भी देख सकते हो, ये 52 आ जाएगा। और करस्पॉन्डिंग ये जो लास्ट में ये बोल रहा है प्रोडक्ट सम निकालना है पेयर वाइज प्रोडक्ट का, तो वो भी वैल्यू कितना आ जाएगा 6 to 4 आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इंपॉर्टेंट था, उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा कम हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये अगर डिटर्मिनेंट का इसमें थोड़ा सा प्रॉपर्टी यूज होगा। क्वेश्चन है इफ L, M, N आर द pth, qth एंड rth टर्म ऑफ अ GP एंड ऑल आर पॉजिटिव देन दिस इज इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन ये बता रखा है कि ये जो टर्म है pth टर्म, qth टर्म और rth टर्म, किसी भी GP का pth, qth, rth टर्म क्या है L, M, N है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले एक जनरल जीपी मान लेते हैं, मान लिया जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन रेशियो इज इक्वल टू आर। ओके, यहाँ पे हमने लिख दिया फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन रेशियो बी आर। तो अच्छा यहाँ पे आर ऑलरेडी आ चुका है, तो एक काम करते हैं हम लोग इसको टी ले लेते हैं, कॉमन रेशियो को टी ले लेते हैं। चूंकि आर यूज हो रखा है तो आर यूज करना सही नहीं होगा। अब देखिए पीएथ टर्म क्या होगा, पीएथ टर्म हो जाएगा ए इंटू कॉमन रेशियो की पावर p माइनस 1 दैट इज इक्वल टू एल। वैसे ही क्या होगा, हम लोग लिखेंगे a इंटू टी की पावर q माइनस 1 दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा m। और लास्ट है a इंटू टी की पावर r माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू n। ये हमने जो टर्म्स दे रखे थे उसको लिख दिया करस्पॉन्डिंग टर्म्स। अब चूंकि दिख रहा है, हमें क्लियर दिख रहा है कि ये जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट में लॉग की टर्म दिख रहा है। तो लॉग की टर्म बनाएंगे कैसे, लॉग हमें लेना पड़ेगा, तभी जाके क्या कर सकते हैं हम इसको रिप्लेस करने की कोशिश कर सकते हैं, वरना ऐसे देखेंगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। तो एक काम करते हैं ना, लॉग ले लेते हैं। अब लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रॉपर्टी से लिख रहे हैं ना, लॉग से क्या हो जाएगा p माइनस 1 इंटू लॉग t
इज इक्वल टू लॉग एल माइनस लॉग, चूंकि हमें इसकी वैल्यू रिप्लेस करना है तो एक काम करते हैं, प्लस लॉग ए इज इक्वल टू लॉग एल। ठीक है, ये चीज आ गया, यानी हमने क्या किया, प्रॉपर्टी यूज कर लिया लॉग का, क्या हो जाएगा लॉग ए प्लस ये लॉग टी, और टी के पावर में जो है ये इधर आ जाता है, लॉग में हमने बता रखा है, इज इक्वल टू लॉग एल, एक आ गया। ये वाला क्या आ जाएगा, वैसे ही आ जाएगा लॉग ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू लॉग टी, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग एम। वैसे ही इसका वाला भी आ जाएगा, इसका वाला क्या आ जाएगा, देखिए ये जो तीसरा वाला है ना, तीसरा वाला क्या आ जाएगा, लॉग ए प्लस आर माइनस वन इंटू लॉग टी, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग एन। ये हम लॉग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट में क्या है, लॉग दे रखा है, तो हमें कहीं ना कहीं से वो वैल्यू क्या करनी होगी, रिप्लेस करनी होगी, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉग की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, हम लोग रिप्लेस कर चुके हैं। अब एक काम करते हैं, लॉग एल लॉग एम लॉग एन, लॉग एल लॉग एम लॉग एन को क्या करते हैं, रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए रिप्लेस करने के बाद क्या होगा, लॉग एल की जगह क्या लिख सकते हैं, पी माइनस वन लॉग टी प्लस लॉग ए, ठीक है, बाकी तो पी और वन रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू माइनस वन, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, लॉग टी प्लस लॉग ए, ये q और 1 हो गया। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, r माइनस वन लॉग टी, ठीक है, प्लस लॉग ए, ये क्या हो गया, r और 1। तो ये हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट में लॉग एल लॉग एम लॉग एन की वैल्यू को हमने हटा दिया। कैसे, वो इसको यूज करके। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, अगर डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी पता होगा, इसको मिटा दे रहे हैं, ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये हमने किस तरीके से लिखा, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके लिखा है। तो अब देखिए अगर इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए डिटर्मिनेंट में क्या प्रॉपर्टी होता है कि अगर कोई भी कॉलम जो है वो क्या है, दो समेशन के टर्म में क्या है, दो टर्म्स में एक्सप्रेस किए हुए हैं, किसके साथ, समेशन के साथ या सब्ट्रैक्शन के साथ, तो क्या कर सकते हैं, हम उसको अलग कर सकते हैं। तो इसको अलग कर लेते हैं ना, क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो p माइनस वन, ठीक है, और एक कॉलम में ये पूरा आ जाएगा और एक कॉलम में ये पूरा आ जाएगा। अब क्या दिख रहा है इसमें कि ये वाले कॉलम में log t कॉमन है, तो log t को बाहर निकाल लेते हैं। log t हो गया, ये p माइनस वन हो गया, q माइनस वन हो गया, r माइनस वन हो गया, और ये p हो गया, q हो गया, r हो गया, 1 1 1 प्लस। यहाँ पे क्या है देखना, अगले वाले में देखो क्या करना है, अगला वाले में देखो, अगला वाले जो कॉलम होगा, अगला वाला डिटर्मिनेंट में जो पहला कॉलम होगा सब में log a है, तो log a तीनों में कॉमन है, तो हम लोग बाहर log a निकाल सकते हैं। log a बाहर यहाँ पे निकाल दिया, जैसे यहाँ पे क्या था कि तीनों में log t कॉमन था, देखो ना log t इस कॉलम में तीनों रो में था, तो हमने log t को बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या है, log a सब में बाहर कॉमन है, तो निकाल दिया 1 1 1, बाकी बच गया p q r 1 1 1। अब देखो डिटर्मिनेंट का एक और प्रॉपर्टीज कि कोई भी दो कॉलम सेम हो जाए, कोई भी दो कॉलम सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। कोई भी डिटर्मिनेंट का दो कॉलम या दो रो सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अब क्या है कि अगर मान लिया, इसको ध्यान से समझना है, इसको ध्यान से कैसे समझना है कि 1 इसको और इसको ऐड कर दिया, इसको और इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, रो ये कॉलम थर्ड को कॉलम 1 में ऐड कर दिए, तो क्या हो जाएगा, ये p हो जाएगा, q हो जाएगा, r हो जाएगा, और फिर से ये वाला कॉलम और ये कॉलम सेम हो जाएगा, यानी इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ध्यान से सुनना, इसको हमने पहले ऐड कर दिया यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी दो या रो या कॉलम को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस कॉलम को इस कॉलम से ऐड कर दिया। अब हुआ क्या, ऐड करने पे ये वाला कॉलम क्या हो गया, p q r। अब p q r इसमें भी है, सेम हो गया, तो दो कॉलम सेम हो गया, मतलब ये भी 0, तो 0 + 0 0, यानी ये वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, नेक्स्ट क्या है इसमें, देखिए नेक्स्ट है, इफ द रूट्स ऑफ
इफ द रूट्स ऑफ x टू द पावर 5 माइनस 40x टू द पावर 4 प्लस पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0 आर इन जीपी। अच्छा, इसका रूट जीपी में है। अब पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? 5 है। रूट कितने होंगे? 5 होंगे, और वो जीपी में है। तो हमें पता है कि जीपी में सिलेक्शन ऑफ टर्म्स कैसे होता है। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म है सिलेक्शन किस तरीके से होगा, या इवन नंबर ऑफ टर्म है तो सिलेक्शन कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तो इसमें 5 रूट्स है ना, उसको हम लोग सिलेक्शन ऑफ टर्म से कैसे मानेंगे? ए मान लिया, ए आर मान लिया, ए बाई आर मान लिया, और ये क्या होगा? ए आर स्क्वायर मान लिया, और ये ए बाई आर स्क्वायर मान लिया, है ना। ये इस तरीके से हमने 5 रूट्स मान लिए। ये जीपी में है, दिख रहा है। बोल रहे सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 10। तो सबसे पहले क्या दे रखा है कि सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? आर स्क्वायर बाई ए। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? आर बाई ए। इसका रेसिप्रोकल 1 बाई ए। इसका रेसिप्रोकल 1 बाई आर, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 बाई आर स्क्वायर। ये दे रखा है 10, तो हमने 10 लिख दिया। इसके रेसिप्रोकल का सम 10। अच्छा, इसका समेशन तो हमें पता है ना थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल से। क्या पता है? सम ऑफ द रूट्स ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर, और क्या हो जाएगा? ए आर स्क्वायर, है ना। ए आर स्क्वायर ये कितना है? ये हो जाएगा हमारा, देखो ये आ जाएगा हमारा कितना? सम ऑफ द रूट्स कितना है? 40 है। ये आ गया, ये चीज आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब यहां से देखिए कुछ चीजें कॉमन आएंगी या कुछ चीजें कैंसिल होगी, वो सारी चीजें देख लेते हैं। अब दोनों को एक काम करते हैं ना, डिवाइड कर देते हैं। ये 1 है, ये 2 है, इसको डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड करेंगे तो होगा क्या कि एक बार और लिख देते हैं और अच्छे से दिख जाएगा। 1 बाई ए कॉमन ले लिया, 1 बाई ए कॉमन ले लिया, तो इसमें बच जाएगा आर स्क्वायर आर प्लस 1 प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ से नीचे वाले में क्या दिख रहा है? ए कॉमन दिख रहा है। ये हो जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? 40। तो ये तो क्लियर दिख रहा है, ये और ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यानी 1 बाई ए स्क्वायर कितना आ गया? 1 बाई ए स्क्वायर आ गया 1 बाई 4, यानी ए की वैल्यू क्या आ गया? ए की वैल्यू प्लस माइनस 2। ए की वैल्यू कितना आ गया? प्लस माइनस 2 आ गया। तो ए की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गया। अब देख लेते हैं हमें चाहिए क्या। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मॉड एस। इसकी क्या चाहिए? एब्सोल्यूट वैल्यू एस की। तो एस का रूट से क्या लेना देना है? तो एस का रूट से प्रोडक्ट ऑफ रूट से लेना देना है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा? देखो यहां पे लिखते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? 5 डिग्री का है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये माइनस एस ऐसा आ जाएगा, माइनस एस आ जाएगा ना अपॉन 1। तो 1 तो लिखने की जरूरत है नहीं, माइनस एस आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? ए टू द पावर 5 आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ए टू द पावर 5 इज इक्वल टू माइनस एस, यानी एस की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस, ए की वैल्यू प्लस माइनस क्या है? 2 टू द पावर 5, यानी क्या हो गया? प्लस माइनस 32 आ जाएगा। ये एस की वैल्यू क्या आ गया? प्लस माइनस 32। अब लेकिन हमें मॉडुलस चाहिए, तो मॉडुलस में आंसर कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यू 32 आ जाएगा। बहुत आसान है ये। तो यहाँ पे भी क्या था, किसका एप्लीकेशन था कि अगर सिलेक्शन ऑफ टर्म्स की बात करें जीपी में, ऑड हो इवन हो, उसको थोड़ा ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा एजम्पशन लेना है। हालांकि अगर ऐसा एज्यूम नहीं भी किए होते तो भी क्वेश्चन बन ही गया होता। ठीक है, तो इस केस में चांसेस है कि थोड़ा कैलकुलेशन कम मिले। तो ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये है क्वेश्चन, ठीक है, चलिए इसको ट्राई करिए। इसमें क्या करना है? इफ ए बी सी आर रियल नंबर सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी टू द होल स्क्वायर, देन ए बी सी आर इन। चलो आर इन का मतलब यहाँ पे मान लिया ऐसा होगा, ए पी हो, जी पी हो, ऑप्शन हो थर्ड एच पी हो, या फिर किसी में ना हो, नन ऑफ दीज हो। तो एक बार ट्राई करना है, इसको जल्दी से ट्राई करना है। वंस मोर देखिए ध्यान से। हाँ, यहां पे क्या था? देखो
5 रूट्स होंगे ना, तो इसके 5 रूट्स को हमने ऐसे मान लिया। 5 रूट्स में ये हमने सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में बताया था कि जीपी के 5 टर्म्स इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब इन सबों का रेसिप्रोकल का सम, देखो स्टेटमेंट पढ़ो, सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल्स इज 10। तो इसका उल्टा क्या होगा, r/a², इसका उल्टा ये हो गया, इसका उल्टा ये हो गया, इसका उल्टा ये हो गया, इसका उल्टा ये हो गया। इन सबका समेशन क्या है, 10 दिया हुआ है, ठीक। अब एक चीज ये भी हमने पढ़ा है थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल में ना, कि क्या पढ़ा है थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल में, सम ऑफ द रूट्स -b/a। तो ये सब रूट्स हैं, तो इनका समेशन एज इट इज लिखा, समेशन क्या होगा, -b/a। -b कितना है 40, a कितना है 1, 40 लिख दिया। अब क्या हुआ, 1/a इसमें सब में कॉमन दिख रहा था, बाहर निकाल लिया, बचा क्या r² r1 1/r और 1/r²। वैसे ही नीचे में a कॉमन ले लिया, तो बचा क्या 1/r², 1/r 1r और r²। अब ये दोनों सेम आ गया, कैंसिल हो गया, 10/40 1/4, और यहाँ पे 1/a और a है तो 1/a² हो गया, 1/a² = 1/4, यानी a² = +-2। तो a की वैल्यू आ गया। अब हमें s चाहिए था, s का रिलेशन किससे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = -s, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये 5 प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई करेंगे, r पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और बचेगा क्या, a⁵ तो a⁵ हो गया, वैल्यू रख दिया है कि +-32, लेकिन हमें एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, इसलिए आंसर 32 आ गया। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, हाँ, ये एक इनइक्वालिटी दे रखा है, इनइक्वालिटी दे रखा है, इस टाइप का इनइक्वालिटी मिलेगा मैथ में, जहाँ से कुछ कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे, तो ये हो सकता है बहुत ज़्यादा रिपीट भी हो और भी कुछ टॉपिक में ये इन्वॉल्व हो जाए, इस टाइप का इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसको अच्छे से समझना है। पहले तो क्या करना है, खुद से ट्राई करो और पता करो कि ए बी सी ए पी है, जी पी है, किस में है, ठीक है। तो जल्दी से ट्राई करना है। चलो देखो, इसको बताते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, रिजल्ट वहीं से पता चलेगा। सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये a², सिंप्लीफाई करेंगे ये a² हो जाएगा प्लस a² b² प्लस a² c² प्लस b⁴ प्लस b² c²। मल्टीप्लाई कर दिया, सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया। इसको एक्सपैंड कर देते हैं, क्या आ जाएगा, a² b² प्लस b² c² प्लस क्या हो जाएगा 2ab² c। ये कर दिया हमने मल्टीप्लाई। अब क्या होगा, यहाँ पे ये दिख रहा है कि a² b² कैंसिल और b² c² कैंसिल, बचा क्या, बच गया हमारे पास b⁴ प्लस उसको ले आते हैं 2ac इंटू b² और प्लस b² का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। हमने थोड़ा सा सजा के लिख दिया इसको, जो बचा है b⁴, ठीक है, यानी इसको भी चाहे तो अच्छे से लिख सकते हैं b² का होल स्क्वायर। ये क्या है, b² का होल स्क्वायर है ना। तो ये हो गया, नहीं यहाँ पे हमें इसको लिखना था ac का होल स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ लिख दिया। तो अब क्या बन गया, ये जो पूरा का पूरा टर्म देखोगे आप, ये पूरा टर्म देखोगे तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहा होगा, और वो क्या है, b² माइनस ac इज का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। तो अब खुद से सोचो, ये क्या है, एक स्क्वायर टर्म है और वो उसके साथ रिलेशन दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू 0। तो ये कभी पॉसिबल है क्या, कि लेस देन तो कभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या पॉसिबल है फिर, ये सिर्फ और सिर्फ इसके अकॉर्डिंग एक ही पॉसिबिलिटी रखता है, और वो पॉसिबिलिटी है कि b² माइनस ac शुड बी इक्वल टू 0, b² माइनस ac शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, b² इज इक्वल टू ac, तो ये क्या होगा, b² इज इक्वल टू ac हो जाएगा, यानी ये किस में आ गया, जीपी में आ गया। तो abc किस में हो जाएंगे, जीपी में हो जाएंगे। समझ में आया। अच्छा, इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, अगर किसी ने पढ़ा हो
एक इनइक्वालिटी होती है कॉची इनइक्वालिटी, ठीक है, कॉची इनइक्वालिटी होती है। वहां से क्या है, अगर वो चीज़ पता है तो देख के हम बता सकते हैं कि ये वाला कंडीशन सिर्फ और सिर्फ कब होल्ड करेगा, जब इक्वल टू पे होल्ड करेगा। और इक्वल टू पे तभी होल्ड करता है जब क्या होता है, रेशियो बराबर होता है। कौन सा रेशियो, इसका और इसका a/b इज इक्वल टू b/c, यानी यहां से भी रिलेशन यही वाला आएगा, b² - ac इक्वल टू 0। अगर मान लिया ये नहीं भी समझ में आ रहा है तो इसको आप छोड़ सकते हो, ये लॉजिक है उसका समझाने का, यही लॉजिक है जिस पे ये बेस्ड है, ठीक है। तो कॉची इनइक्वालिटी से डायरेक्ट बनेगा, बाकी आप अगर इसको एक्सपैंड करते हो तो इस तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है। क्लियर है सबको, क्लियर हो गया होगा ये वाली चीज। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ज्योमेट्रिक मीन्स। ज्योमेट्रिक मीन्स क्या होता है उसको समझ लेते हैं। देखिए, जिस तरीके से अर्थमेटिक मीन था वैसे ही यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन है। अगर 3 नंबर है A, B, C GP में, तो ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो B होता है, और वो क्या होता है, √AC के बराबर। B इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हमें मान लिया 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, अगर मान लिया हमें 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे AB का स्क्वायर रूट। वैसे ही अगर मान लिया हमें ज्योमेट्रिक मीन 3 नंबर का चाहिए ABC, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ABC की पावर 1/3। वैसे ही अगर GM हमें मान लिया n नंबर का चाहिए, A1 A2 A3, ठीक है, AN, तो यहाँ पे क्या होगा, और नंबर ध्यान रखना है पॉजिटिव होने चाहिए सब, A1 A2 अप टू AN का होल पावर 1/n। तो इस तरीके से क्या होता है, GM डिफाइन होता है कि अगर 2 नंबर का है तो स्क्वायर रूट, 3 नंबर का है क्यूब रूट, 4 नंबर का है 4th रूट, 5th रूट, इसी तरीके से ये क्या है nth रूट। तो nth रूट ऑफ, अगर n नंबर्स का हमें ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। क्लियर है, ज्योमेट्रिक मीन समझ में आ गया होगा सबको। नेक्स्ट देखिए, इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर के बीच में, ठीक है। यहां पे क्या है कि इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स, यानी 2 नंबर के बीच में, 2 नंबर के बीच में क्या करना है, हमें ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है। तो जिस तरीके से अर्थमेटिक मीन में 2 नंबर के बीच में हमने बहुत सारे मीन्स इंसर्ट किए थे, वैसे ही यहां पे भी इंसर्ट करना है, ऐसे। ये G1 G2 G3 अप टू Gn तभी ज्योमेट्रिक मीन्स होंगे जब ये पूरा का पूरा सीक्वेंस GP होगा। उसी तरीके से जैसे कि AP में अर्थमेटिक मीन्स कब होते थे, जब पूरा का पूरा सीक्वेंस AP में होता था। ज्योमेट्रिक मीन्स कब होंगे, जब GP में होगा। और हार्मोनिक मीन्स कब होंगे, जब क्या होगा, इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स था, है ना। तो ये ज्योमेट्रिक मीन्स तभी बोलते हैं जब सारे का सारे सीक्वेंस किस में हो जाए, GP में। अर्थमेटिक मीन्स कब बोलते हैं, 2 नंबर के बीच में, जब पूरा का पूरा सीक्वेंस किस में हो जाए, AP में। हार्मोनिक मीन्स कब बोलते हैं, जब पूरा का पूरा सीक्वेंस ऐसे ही किस में हो जाए, HP में हो जाए। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये वाला टर्म जैसे AP में था n+2th टर्म, यहाँ पे भी n+2th टर्म ही है ना। अब अगर ये n+2th टर्म है तो क्या कर सकते हैं इसमें, देखो B इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A × R, कॉमन रेशियो n+1, एक कम लिखते हैं। हमने B को लिख रखा है तो यहाँ से R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। R की वैल्यू क्या आ जाएगा, B/A टू द होल पावर 1/n+1, ठीक है, 1/n+1। तो G1 क्या आ जाएगा, G1 क्या आ जाएगा, G1 आ जाएगा A × R आएगा। ये अगर A है, ये क्या होगा, ये हो जाएगा AR होगा, ये क्या होगा AR² होगा। ऐसे ही देखेंगे तो ये क्या है, ARn है, और ये क्या है ARn+1 है। हमने GP का जनरल टर्म टाइप लिख दिया। तो AR A हो गया, R की वैल्यू क्या है, B/A टू द 1/n+1। ऐसे ही कोई भी टर्म हम लोग लिख सकते हैं। Gn भी चाहे तो लिख सकते हैं। Gn क्या होगा, A × R टू द पावर n होगा, A × B/A टू होल पावर 1/n+1। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन्स बेसिकली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी ज्योमेट्रिक मीन्स हमें चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, वो सारा का सारा कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसका यहाँ पे भी 2 नाम है, ये सेकेंड टर्म ऑफ GP है, सेकेंड टर्म ऑफ GP है, और क्या है, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन है।
फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन है। बिल्कुल रिपीट कर रहा हूँ चीज़ें एपी की तरह, वहाँ पे भी अगर जिसको अर्थमेटिक मीन्स अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कुछ है नहीं नया समझने को, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं इसमें क्या समझना है हमें। देखो एक क्वेश्चन है, उसको कर लेना है कि इफ एन ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन इज द जीएम बिटवीन ए एंड बी। अगर दो नंबर के बीच का ये जीएम है ए एंड बी के, तो इसकी वैल्यू पता करना है। तो अभी हमने देखा था कि दो नंबर का जीएम कैसा होता है, ऐसा होता है, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, उसके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। तो ए बी का जीएम क्या होगा, यही होगा, और ये ऑलरेडी दे रखा है तो दोनों इक्वल होना चाहिए। यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। जल्दी से देखते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये ए एन हो गया, ये बी एन हो गया, ये कितना हो जाएगा, ए एन माइनस 1/2 इंटू रूट बी हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा, बी एन माइनस 1/2 इंटू रूट ए हो गया। मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, सीधा सीधा मल्टीप्लाई। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको इधर ले आते हैं, ए टू द पावर एन माइनस 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो गया, रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू, यहाँ पे बी टू द पावर एन माइनस 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, रूट ए माइनस रूट बी आ जाएगा। ठीक है, इधर से हमने कॉमन ले लिया। ये कैलकुलेशन है सिर्फ। अब ये और ये कैंसिल हो गया। क्या कर सकते हैं यहाँ के बाद, ए बाई बी टू द होल पावर, दोनों का पावर सेम है इसलिए दोनों को कंबाइन कर दिया, इज इक्वल टू 1। तो 1 कब आ जाएगा, जब इसको क्या होना पड़ेगा, 0, यानी n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू n माइनस हाफ इज इक्वल टू 0, दैट इज n शुड बी इक्वल टू 1/2। अब n 1/2 पुट करके देखना, ये जो पूरा प्रोडक्ट है रूट ए बी के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या था, ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था। समझ में आया सबको। ज्योमेट्रिक मीन बोला था, हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया और उसके करस्पॉन्डिंग सॉल्व कर लिया। सॉल्व किया तो n की वैल्यू आ गया हाफ। हाँ बहुत बढ़िया, हाफ आ चुका है। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं। देखो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, हमने क्या देखा, एपी पढ़ लिया, जीपी पढ़ लिया। ठीक है, अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन देखो, ये भी बहुत सिंपल चीज है। अब प्रोग्रेशन इज सेड टू बी इन एचपी, दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म्स आर इन एपी। अगर मान लिया कि ये क्या है, अगर ये एचपी में है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, एपी में है। यानी बोल सकते हैं कि अगर कोई नंबर या कोई सीक्वेंस एपी में है तो उसका रेसिप्रोकल किस में होगा, एचपी में होगा। समझ में आया। अगर कोई सीक्वेंस किस में है, सीक्वेंस अगर एपी में है तो उसका रेसिप्रोकल एचपी में होगा। और हम लोग बोल सकते हैं कि अगर सीक्वेंस एचपी में है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, एपी में होगा। जैसे सिंपली अगर देखो, ये एपी में है ना, 1, 2, 3, 4, ऐसे करके, ये किस में है, एपी में है। तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा 1/2, 1/3, 1/4, ये किस में होगा, ये एचपी में होगा। सीधा सीधा चीज़ है कि रेसिप्रोकल, एपी का रेसिप्रोकल क्या होगा, एचपी में होगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जनरल फॉर्म देखना है। अब जैसे एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, एपी का जनरल फॉर्म a + d। अब ये बहुत हद तक जो एचपी है वो एपी से रिलेटेड है, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है उसका कि एचपी का जो सीक्वेंस होगा उसको रिवर्स करेंगे या रेसिप्रोकल बनाएंगे तो वो एपी बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें एपी से रिलेट करके पढ़ना होगा। तो देखिए क्या है यहाँ पे, a + d, a + 2d, ऐसे करके a + n-1d, ये एपी है। रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स करेंगे, ये 1/a, रिवर्स मतलब रेसिप्रोकल की बात कर रहा हूँ, a + d, a + 2d, ऐसे कर करके 1/a + n-1 इंटू d, ये किस में हो जाएगा, एचपी में हो गया। यानी एचपी का जनरल टर्म अगर लिखना हो, जनरल टर्म टीएन टर्म लिखना हो तो वो कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा। बस एचपी का जो जनरल टर्म होगा कैसा होगा, a + n-1 इंटू d। ठीक है, अगर किसी ने बोला कि एचपी का 5वां टर्म बताओ तो 5वां टर्म क्या होगा, 1/a + 4d, ऐसे बना देंगे। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म भी समझ में आ गया एचपी का। देखिए नेक्स्ट क्या है,
देखिए अगर 2 नंबर के, ये 3 नंबर दे रखा है ए बी सी अगर HP में है तो ये रिलेशन होल्ड करेगा, B इज इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस सी। कैसे? बहुत आसानी से प्रूफ कर लेंगे। 1/A 1/B 1/C क्या होगा, ये AP में होगा। अभी हमने पढ़ा ना HP का डिफिनीशन का शुरुआत ही होता है कि अगर तीन नंबर या जितने भी हो HP में है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल AP में होगा। HP में है AP में होगा। अब AP का प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं 2/B जो होगा 1/A प्लस 1/C होगा। यहाँ से B कैलकुलेट करेंगे, क्या आ जाएगा 2AC अपॉन A प्लस सी। ये चीज आ गया ना, तो ये चीज इसको बोलते हैं, ये रिलेशन आ गया कि अगर 3 नंबर किस में है, HP में है। और इस B को भी बोलते हैं, इस B को क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मीन बोलते हैं, जो कि आगे लिखा होगा। ठीक है, ये देखिए, इफ A B C आर इन HP देन B इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड C। अगर A B C HP में है, A B C किस में है, HP में है, तो जो B होगा, जैसे देखो ना A B C AP में था तो B क्या था, अर्थमेटिक मीन। A B C GP में था, वो B क्या था, ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ भी क्या है, A B C अगर HP में है तो B क्या है, हार्मोनिक मीन। तो देखिए हार्मोनिक मीन AB है, AB का अगर 2 नंबर का हार्मोनिक मीन निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखने का ये फायदा है, ये B होगा कि 3 नंबर का जब हार्मोनिक मीन चाहिए तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। वैसे ही अगर हार्मोनिक मीन मान लिया हमें n नंबर का चाहिए, 1/A1 A2 A3 अप टू an, मान लिया n नंबर का हार्मोनिक मीन चाहिए तो उसको ऐसे लिखेंगे n/1/A1 1/A2 1/A3 1/an। तो ये हार्मोनिक मीन हो गया। ठीक है, अब हार्मोनिक मीन क्या है, जितना नंबर का हमसे पूछ ले, 3 नंबर का, 2 नंबर का, 4 5 6 जितने भी नंबर्स का हार्मोनिक मीन निकालना होगा वो इस तरीके से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक मीन। देखो इसमें एक चीज तो बढ़िया है HP में कि समेशन नहीं देखना है इसमें। ठीक है, इसमें कोई समेशन का रूल वगैरह नहीं है। और प्रॉपर्टीज में भी बहुत ज़्यादा खास नहीं है। एक प्रॉपर्टीज मैं बस याद दिला देता हूँ, क्या है, जैसे AP GP में देखा होगा उसी से रिलेटेड है यहाँ पे कुछ। जैसे मान लिया इफ A1 A2 A3, ठीक है, an-2 an-1 an, अगर ये मान लिया सबके सब HP में है, ये सबके सब HP में है, तो एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है, 2/1/A1 1/an, यानी फर्स्ट एंड लास्ट के करस्पॉन्डिंग जो हार्मोनिक मीन होगा वो किसके बराबर होगा, 1/A2 प्लस 1/an-1। बिल्कुल हूबहू AP GP के जैसा। वहाँ पे भी फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग लास्ट का रहता था तो अर्थमेटिक मीन इक्वल होता था, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल होता था। यहाँ पे हार्मोनिक मीन भी इक्वल होगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2/1/A3 प्लस 1/an-2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 से ज़्यादा भी कंबाइन कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा मतलब मान लें 4 कंबाइन कर दिया तो क्या हो जाएगा 1/A1 1/A2 1/an-1 प्लस 1/an। ठीक है, ये तो 4 की बात हो गया। चाहे तो हम लोग 6 को भी कंबाइन कर सकते हैं, 6 क्या हो जाएगा 1/A1 1/A2 1/A3। ठीक है, ये क्या होगा 1/an-2 1/an-1 और 1/an हो गया। इवन कोई अगर चाहे तो पूरे को इन्वॉल्व कर सकता है। पूरे का हार्मोनिक मीन जो होगा ये सब बराबर होंगे, ऐसे A1 1/A2 1/A3 ऐसे कर करके 1/an। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिमिलर सा प्रॉपर्टी है। तो ये वाला भी प्रॉपर्टी आपको ध्यान में होना चाहिए। सबसे पहले तो ये ठीक है, ये हो गया। समझ में आया सबको, सबको समझ में आ गया, जल्दी से बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं इसमें हार्मोनिक मीन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंसर्शन ऑफ हार्मोनिक मीन्स पे। जल्दी से बताइए समझ में आया क्या? ठीक है, हाँ देखो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, इंसर्शन ऑफ हार्मोनिक मीन्स। फिर से एज यूजुअल जो पहले वाला टॉपिक है उसी टाइप का रिपीट हो रहा है। देख लेते हैं। A1 A2 A3 an आर कॉल्ड
इन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी इफ ए कॉमा, ये सब किस में होना चाहिए, A1 A2 A3 AN और B, ये किस में होना चाहिए, HP। हार्मोनिक मीन HP, ज्योमेट्रिक मीन GP और अर्थमेटिक मीन्स AP। अब बाकी क्या करना है, फाइंड करना है। तो फाइंड कैसे करेंगे, ये चीज पता हो गया 1/A, 1/A1, 1/A2, 1/A3, 1/AN, 1/B, ये किस में हो गया, AP में। अब अगर हमें पता है कि ये सब AP में है तो अब सारा कुछ हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, 1/B वाला लिखना होगा। 1/B क्या होगा, 1/A प्लस n प्लस 1 इंटू डी। ये पता है कि n प्लस 2th टर्म है, ये पता है n प्लस 2th टर्म है, तो यहाँ से d का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, d का फॉर्मूला आ जाएगा 1/B माइनस 1/A डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक, तो ये d आ गया। अब d आ गया तो सब कुछ पता कर लेंगे। देखो 1/A1 क्या लिखेंगे, ये 1/A1 क्या है, 1/A प्लस डी। 1/A2 क्या है, 1/A प्लस 2d। तो इस तरीके से हम कोई भी हार्मोनिक मीन्स पता कर सकते हैं। और एक बार फिर से याद दिला दे रहा हूं कि ये जो है इसको क्या बोलते हैं, A1 को क्या बोलेंगे, सेकेंड टर्म ऑफ HP और फर्स्ट A1 फर्स्ट हार्मोनिक मीन। फर्स्ट हार्मोनिक मीन होगा। तो ये भी समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया फर्स्ट हार्मोनिक मीन, बहुत बढ़िया। इसको फर्स्ट हार्मोनिक मीन बोलेंगे, इसको सेकंड हार्मोनिक मीन बोलेंगे, इसको थर्ड हार्मोनिक मीन बोलेंगे, ठीक है। और इसको nth हार्मोनिक मीन बोलेंगे, nth हार्मोनिक मीन। लेकिन B को n प्लस 1th हार्मोनिक मीन नहीं बोलेंगे, वो क्या है, वो HP का n प्लस 2th टर्म है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है इफ 2pth टर्म ऑफ एन HP इज Q एंड 2qth टर्म इज P, देन फाइंड 2 इंटू P प्लस qth टर्म। देखो इसमें क्या करना है, जनरल टर्म हमें HP का पता है क्या होता है, 1/A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जनरल टर्म हमें पता है, ठीक है। किसी HP का किस तरीके से लिखते हैं, ये आता है, HP का जनरल टर्म ये आता है। तो लिखते हैं ना हम लोग 2pth टर्म। तो 2pth टर्म क्या होगा, A प्लस 2P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया हमारा Q। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा ये, A प्लस 2P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू Q, 1/Q। वैसे ही क्या करते हैं, 1/A प्लस 2Q माइनस 1 इंटू डी, ये भी दे रखा है, ये क्या दे रखा है, P। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 1/2Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/P। देखो सिंपल जनरल टर्म लिख रहे हैं, जो दिया हुआ वही लिख रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चीजें हमने लिख दिया है। देखो अब क्या कर सकते हैं, इसको घटा देते हैं, कैंसिल हो गया, D यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये 2 भी कॉमन आ जाएगा, P माइनस Q हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, P माइनस Q अपॉन PQ। एलसीएम ले लिया सीधा सीधा, तो क्या आ गया, P माइनस Q अपॉन PQ, ये कैंसिल, यहाँ से D की वैल्यू आ गया, D की वैल्यू क्या आ गया, 1/2PQ। D की वैल्यू क्या आ गया, 1/2PQ आ गया। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो D आ गया, पुट कर देते हैं किसी एक में, इसमें मान लिया D, इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, A प्लस, देखो D की जगह हम लोग रख रहे हैं, D की जगह रख रहे हैं 1/2PQ। खुद से कैलकुलेशन भी कर सकते हो, सब लोग खुद से कैलकुलेशन करके आंसर मैच कर लो, या देख सकते हो, जिनको कैलकुलेशन नहीं करना है वो यहाँ पे देख ले सॉल्यूशन। ये क्या आ जाएगा, 1/Q अलग अलग मैं लिख रहा हूँ, 1/2PQ इज इक्वल टू 1/Q, ये कैंसिल हो गया, A इज इक्वल टू 1/2PQ। तो A और D यहाँ पे क्या आ गया, बराबर आ गया।
ए और डी यहाँ पे बराबर आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल आता नहीं आता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। अब हमें लिखना क्या है, कौन सा टर्म, हमें टर्म लिखना है, देखो T2P प्लस क्यूएथ टर्म। क्या करेंगे इसको, 1/a की जगह क्या लिखना है, 1/2PQ प्लस n की जगह ये लिखना है 2P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2PQ, ये आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाएंगे 2PQ आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा P प्लस Q, 2 कैंसिल, आंसर आ गया PQ अपॉन P प्लस Q। कैलकुलेशन था इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। जनरल टर्म ध्यान रखना है, HP का जनरल टर्म कुछ इस तरीके से होता है और जो भी इंफॉर्मेशन इसमें बोल रहा है वो सब पुट किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। समझ में आया सबको, जल्दी से बताइए समझ में आ गया ये। अगर ये आ गया है, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम लोग। देखो इस बार हार्मोनिक मीन निकालना है, रूट्स का हार्मोनिक मीन निकालना है। और हार्मोनिक मीन वाले टॉपिक में हमने बताया था कि हार्मोनिक मीन 2 नंबर का क्या होता है। जैसे मान लीजिए इसका रूट्स अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा इसका रूट्स है, अगर अल्फा बीटा इसका रूट्स है तो हार्मोनिक मीन ऑफ अल्फा बीटा क्या होगा, हार्मोनिक मीन ऑफ अल्फा बीटा 2 नंबर का कैसा होता है, इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर्स, ये ऐसा कुछ होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू सम ऑफ द रूट्स। देखो अब ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा क्या है 8 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस √2। अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ द रूट्स, दैट इज 4 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस √2, ये है ना, ठीक। ये है वैल्यू, पता है वैल्यू रख देंगे आसानी से। तो ये क्या आ गया 8 प्लस 2√2। देखो अब डिनोमिनेटर है दोनों का, ये कैंसिल हो जाएगा इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 4 प्लस √2, कॉमन ले लो 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस √2, 4 प्लस √2, ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। देखो आंसर क्या आ गया 4 आ गया। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया 4 आ गया। जल्दी से देख लो, ये समझ में आया, देख लो समझ में आया। अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? देखिए नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं एक, हाँ ये होमवर्क है, ये क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लीजिए सब लोग या स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये क्वेश्चन होमवर्क है, कल इसको डिस्कस करेंगे, देखते हैं कितने लोग बना के आते हैं और आंसर बताना है। कल इसका आंसर बताना है कि आंसर क्या आ रहा है और इसको एज अ होमवर्क रख लीजिए। जल्दी से लिखिए, इसको जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिया होगा। नेक्स्ट है, हाँ देखिए अब यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। ये क्या है क्वेश्चन जो है, इसमें क्या है AM GM HM सब अब मिक्स हो गया, या ऐसा बोल सकते हो AP GP HP ये तीनों मिक्स हो गए क्वेश्चन है। तो अब इसको किस तरीके से करेंगे वो देख लेना है। देखो बोल रहा है कि XYZ जो है, XYZ जो है GP में है, XYZ जो GP में है, तो हमें बताना है कि ये सब जो टर्म्स हैं ये सब टर्म्स किस में हैं। XYZ GP में है तो हमें बताना है कि ये सारे टर्म्स किस में हैं। देखो बहुत आसानी से बनेगा, बस यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो अगर XYZ GP में है तो ln x, ln y, ln z ये AP में होगा। ये प्रॉपर्टीज़ में बताया हूँ मैं GP के प्रॉपर्टीज़ में कि अगर ये GP में है तो ये किस में होगा, AP में। अब क्या कर सकते हैं, अगर मान लिया हमने 1 ऐड कर दिया, इसमें 1 अगर पूरे में ऐड कर दिया तो भी ये AP में ही रहेगा।
अगर ये 1 ऐड कर दिया, पता है कि सेम नंबर से ऐड करने पे क्या होता है, एपी एपी में ही रहता है, बदलता नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर दिया। अगर ये 1 बाई इस तरीके से कर दिया, तो ये किस में हो जाएगा, एचपी में, क्योंकि एपी का रेसिप्रोकल क्या होता है, एचपी होता है। यानी ये इसका आंसर क्या हो गया, एचपी आ गया। ठीक है, तो एक और होमवर्क लिख लेना है, समझ में आ गया होगा। ये भी एक होमवर्क और लिख लेना है, ये वाला, इसको बना के आना है कल। ठीक, तो 2 क्वेश्चन होमवर्क है, कल उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। चलो बाय। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।